हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या वाकई में अमृतसर में रह रहे हैं आईएसआई के लोग। वाकई में दोस्तों आप ये खबर सुनते ही जाएंगे चौंक। ये बात हम नहीं, खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बड़ा दावा किया है दोस्तों। कह दिया है खालिस्तानियों से भी खुल्लम खुल्ला होती है मुलाकातें। इसके बयान ने दोस्तों सबको चौंका कर रख दिया है। बताएंगे इससे जुड़ी बड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन चला तो आतंकियों के ठिकानों के पास से ऐसी चीजें मिली हैं कि हर कोई हैरान रह गया कि आतंकवादी ये सब चीजें लेकर भी करते हैं घुसपैठ। साथ ही साथ ममता बनर्जी से लेकर सौरव गांगुली तक पहुंचे लंदन। बताएंगे क्या है कारण। तो वहीं इस मुस्लिम देश में मस्जिद के लिए हटाई जाएगी 130 साल पुरानी मंदिर। बताएंगे क्या है मामला। साथ ही साथ बलूचिस्तान की बेटी को शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आतंकी धाराओं में बंद किया, जिसके बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में घसीटेंगे बलूच महरंग को मिलेगा इंसाफ दोस्तों। तो वहीं पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों होने वाला है ये खास दौरा, किन किन की रहने वाली है इन पर नजर। साथ ही साथ आपको बताएंगे 31 लाख किसानों को मिलेगा इस योजना का सबसे बड़ा लाभ। तो सारी जानकारियां हम आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं और भारत इतना सक्षम हो चुका है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की। क्या अमृतसर में रह रहे हैं आईएसआई के लोग। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सबसे बड़ा दावा कह रहा है खालिस्तानियों से भी खुल्लम खुल्ला होती है मुलाकातें। दरअसल पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पिछले साल दिसंबर से पंजाब में हो रहे हमलों के पीछे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा है कि शायद आईएसआई के लोग वहां रहते हैं जो युवाओं को भड़काकर हमले करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के पंजाब और पाकिस्तान के लाहौर के बीच जो बॉर्डर है वो काफी पोरस है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा है कि वो कह रहे हैं कि आईएसआई पंजाब के युवाओं को छोटे लालच देकर हमले करवा रही है। उन्होंने कहा कि टाइम टू टाइम आईएसआई पंजाब में चीजों को भड़काती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बॉर्डर देखा हुआ है, मैंने अमृतसर की तरफ से भी बॉर्डर को देखा हुआ है और लाहौर की तरफ से भी देखा हुआ है कि वो कितना पोरस बॉर्डर है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आईएसआई वहां ये सब ना करवा रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि खालिस्तानी एलिमेंट से भी आईएसआई मिलती है और इन हमलों में खालिस्तानी एलिमेंट भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो हमलों की घटनाएं होती हैं ये कनाडा और यूके में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है उनसे भी जुड़ी हुई है और आईएसआई के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो खुल्लम खुल्ला यही काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट का यह दावा वाकई में चौंकाने वाला है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के ठिकानों से रोटियां, काजू बादाम के साथ हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कठुआ के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हीरानगर से इंटरनेशनल बॉर्डर तक भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस तैनात है। पूरे इलाके की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के ठिकाने से खाने पीने की चीजों के साथ हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इसमें हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। इसका मतलब साफ है कि आतंकी किसी बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। मौका देखते ही बहुत बारीकी से भाग निकले। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है दोस्तों। आतंकवादियों के पास से खाने पीने की चीजों के साथ साथ कई हथियार बरामद हुए हैं। इनमें रोटियां, चिकन, काजू बादाम, एनर्जी ड्रिंक की बोतलें मिली है। आतंकवादियों के ठिकाने से सेना को क्या क्या मिला है उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जिसमें हाइकिंग शूज, 2 जोड़ी सामान्य जूते, छोटा स्लीपिंग बैग, काला पट्टू, हाथ के दस्ताने, 2 जोड़ी मोजे, 4 मैट बैग, 1 घुटने का पैड, 1 कोहनी का पैड, 1 थैली, नीला रुक साफ, 4 स्टिक, 4 मैगजीन M4, 2 हैंड ग्रेनेड और भी बहुत कुछ दोस्तों। बता दें कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट वाकई में बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसी बीच दोस्तों सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कैसे जम्मू कश्मीर में खत्म होगा आतंकवाद, कैसे इनका हो सकता है खात्मा। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वक्फ संस्थाओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना भागीदारी के हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। पत्रकारों से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद और कानून व्यवस्था निर्वाचित सरकार का क्षेत्र नहीं है, लेकिन वे स्थिति को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रखने के लिए मदद कर रहे हैं। दोस्तों कठुआ ऑपरेशन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच
कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। हालांकि पूरे इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी शुरू की गई है। साथ ही साथ बता दें, ममता बनर्जी देंगी लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण। साथ में सौरव गांगुली की भी रहेगी मौजूदगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। सोमवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी यात्रा से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी यात्रा कार्यक्रम में बदलाव के वजह से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं जा पाएंगी, जहां उन्हें आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ब्रिटेन में भारतीय राजदूत से आग्रह किया है कि वे कोलकाता से लंदन के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के लिए प्रयास करें, ताकि दोनों शहरों के बीच यातायात बेहतर हो सके और व्यापार कल्चर को बढ़ावा मिले। दोस्तों, इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल ग्राउंड का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि वो दौरा करेंगे या नहीं करेंगे इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इस बीच इस कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी शामिल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत की स्वतंत्रता से पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। अब कोलकाता भारत का सांस्कृतिक राजदूत है। शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर थे और अब सौरव गांगुली भी बंगाल के प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 मार्च को ब्रिटेन दौरे के लिए गई थी। 29 जनवरी को वो भारत लौटेंगी। मुख्यमंत्री 25 मार्च को लंदन में व्यापारिक नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती है। साथ ही साथ बता दें, भारत को मिला मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद का साथ, जिन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को हटाना बहुत बड़ा और गलत फैसला है मोहम्मद मुइजू का। दोस्तों, क्या इस पूर्व राष्ट्रपति नशीद के भारत का साथ देने पर मुइजू को आएगी अकल या नहीं, बता दें। मालदीव में लोकतांत्रिक चुनाव शुरू होने के बाद पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि मालदीव के भारतीय सैनिकों को हटाने का फैसला गलत था। उन्होंने एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा है कि 1988 की घटना को दोहराने से बचने के लिए हिंद महासागर के इस द्वीप समूह के लिए कुछ हद तक भारतीय सैन्य उपस्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 1988 में विदेशी आतंकवादियों की मदद से मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया था। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने माले पहुंचकर ऑपरेशन चलाया था। बता दें कि मोहम्मद नशीद साल 2008 में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हुए इलेक्शन में जीते थे और देश के राष्ट्रपति बने थे। वो भारत के काफी करीबी रहे हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कह दिया है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का फैसला बिल्कुल भी मुइजू का सही नहीं है। भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव को सुरक्षित रखती है। जब भाड़े के सैनिकों का एक समूह हमला करता है तो कोई भी सोच सकता है और मान सकता है कि वे देश पर कब्जा कर लेंगे, जैसा साल 1988 में देश भुगत चुका है। अगर आप भी दोस्तों मालदीव के इस पूर्व राष्ट्रपति नशीद के बयान का पूरे तरीके से समर्थन करते और मानते कि इन्होंने बिल्कुल सटीक और सही बातें कही हैं, जो मोहम्मद मुइजू को भी समझनी चाहिए, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, दूसरी ओर आपको हम बताते हैं, ड्रैगन ने मालदीव के मुइजू संग मिलकर के बड़ी ही नापाक चाल चली है। भारत के सबमरीन से लेकर युद्ध पोत तक सूंघ लेगा चाइना। जी हाँ, क्या है ये खबर? दरअसल मालदीव और चाइना के बीच मोहम्मद मुइजू सरकार आने के बाद दोस्ती मजबूत होती जा रही है। भारत के साथ तनाव के बाद मुइजू ने दिल्ली के साथ दोस्ती करने का दिखावा किया, लेकिन अब उनकी पोल खुलती दिख रही है। मालदीव की सरकार चीन के साथ हिंद महासागर के अंदर फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस लगाने के लिए बातचीत कर रही है। मालदीव के इस कदम से भारत के रणनीतिक हल्के की टेंशन बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, ये डिवाइसेस इस तरह से बनाए गए होते हैं कि मछलियों की हरकत पर नजर रखते हैं। उनकी नजर रखते हुए केमिकल और फिजिकल समुद्री डेटा को भी इकट्ठा कर सकते हैं। चाइना अगर अपने प्लान में सफल होता है तो वो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की हर हरकत पर आसानी से नजर रख पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के अधिकारी मालदीव के पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय तथा मौसम विभाग के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि इस जासूसी डिवाइस का पता लगाया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट को मौजूद सरकार ने टॉप सीक्रेट रखा हुआ है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब मालदीव के जल क्षेत्र में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। और इस बीच पूर्व राष्ट्रपति का भारत के प्रति समर्थन दिखाना कहीं ना कहीं मुइजू के तरफ इशारा है कि भैया गलत राह पर मत जाओ, देश को बर्बाद मत करो। तुम्हारे जैसा फैसला कोई भी ले सकता था, लेकिन कुछ बातें हैं, इसीलिए हमने भारतीय सेनाओं को अपने देश में रखा हुआ था। तुमने ऐसा फैसला लेकर के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, इस मुस्लिम देश में मस्जिद के लिए हटाई जाएगी 130 साल पुरानी मंदिर, प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। दरअसल मलेशिया की राजधानी में मस्जिद के लिए हिंदू मंदिर को हटाने के सुझाव पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। इससे मलेशिया में धार्मिक समानता और शहरी पुनर्विकास के दावे की पोल खुल गई है। मलेशिया में गैर मुस्लिम बड़े पैमाने पर धार्मिक भेदभाव की शिकायतें करते रहे हैं। हालांकि वहां की हर
सरकार ने ऐसे दावों को खारिज किया है। जिस मंदिर को हटाया जाना है वो राजधानी कुआलालंपुर के मध्य में फ्लैटों और कपड़ा दुकानों के बीच एक छोटी लेकिन कीमती जगह पर स्थित है। इसका नाम देवी श्री पथराकाली अम्मन मंदिर है। अब इस मंदिर का भविष्य अनिश्चित है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक देवी श्री पथराकाली अम्मन मंदिर की जगह को मलेशिया की कपड़ा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जैकेल को बेच दिया गया है, जो इस जगह पर मस्जिद बनाने की योजना बना रही है। ये मंदिर मस्जिद इंडिया के पड़ोस में स्थित है, जिसका नाम 140 साल पुरानी तमिल मुस्लिम मस्जिद के नाम पर रखा गया है। हिंदू मंदिर का दावा है कि इसकी नींव मुस्लिम मस्जिद के निर्माण के सिर्फ 10 साल बाद रखी गई थी। ऐसे में यह मंदिर भी कम से कम 130 साल पुरानी है। दोस्तों वाकई में यह बड़ा ही शर्मनाक फैसला लिया जा रहा है मलेशिया के द्वारा। 130 साल पुराने मंदिर को जो फिर से मस्जिद बनाया जा रहा है, वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है तो इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, बलूचिस्तान की बेटी को शहबाज शरीफ ने आतंकी धाराओं में किया बंद। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में घसीटेंगे बलूच, क्या महरंग को मिल पाएगा इंसाफ? बता दें, बलूचिस्तान की बेटी महरंग बलूच के खिलाफ शहबाज शरीफ की सरकार ने आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद बलूचिस्तान में गुस्से की लहर फूट पड़ी है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस ने बलूच यकजहती समिति यानी BYC की नेता महरंग बलूच के साथ साथ 150 बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ शवों को मुर्दा घर से जबरदस्ती ले जाने, हिंसा भड़काने के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक महरंग बलूच पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मुर्दा घर पर धावा बोलकर जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान मारे गए 5 लोगों के शवों को अपने साथ ले गए, जबकि बलूचों का कहना है कि इन लोगों को पाकिस्तान की सेना ने मार डाला है। डॉन ने बताया है कि 22 मार्च को सरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR में आतंकवाद विरोधी अधिनियम यानी ATA और पाकिस्तान दंड संहिता PPC की विभिन्न धाराओं के तहत महरंग बलूच और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस FIR में बीबो बलूच, गुलजादी सतकजई, सविहा बलूच, सबतुल्ला बलूच, गुलजार दोस्त, रियाज गशकोरी और शाली बलूच सहित कई अन्य प्रमुख BYC नेताओं का भी नाम है। रविवार को इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट ने कहा है कि बलूच यकजहती समिति के नेता डॉक्टर महरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में मुकदमा किया जाएगा। वरिष्ठ कानूनी सलाहकार और प्रिजनर्स डिफेंडर्स एशिया के डायरेक्टर कुर्तुल्लूज बस्ती मार ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर महरंग बलूच के मामले को संयुक्त राष्ट्र निकाय में पेश करने के लिए आधिकारिक तौर पर प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या महरंग बलूच को इसके लिए इंसाफ मिल पाएगा? अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाया 25% टैरिफ। क्या भारत पर होगा इसका कोई असर? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि वे वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाएंगे। उनका ये बयान तब आया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव चरम पर है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को रशिया समर्थक माना जाता है। वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मान्यता तक नहीं दी है। ऐसे में वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर ट्रंप की नाराजगी स्वाभाविक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर लिखा है कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका और उन स्वतंत्रताओं के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है जिनका हम समर्थन करते हैं। इसलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल और या गैस खरीदता है उसे हमारे देश के साथ किए जाने वाले किसी भी व्यापार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को 25% टैरिफ का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का शीर्ष खरीदार बन गया था। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तक का तेल आयात किया, जो भारत की कुल कच्चे तेल की खरीद का 1.5% था। ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों भारत पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है, वहीं आपको बता दें। लेकिन अगर भारत के लिए टैरिफ की बात करें तो रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है कि 2 अप्रैल को मिल सकती है भारत को बड़ी राहत। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी, जिससे कई देशों विशेषकर भारत, चाइना और यूरोपीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबरों के मुताबिक क्षेत्र विशिष्ट टैरिफ को बाहर रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुछ उद्योगों या देशों पर पहले प्रस्तावित टैरिफ लागू नहीं किए जाएंगे। इन खबरों के मुताबिक कहा जा सकता है कि यह भारत के लिए एक राहत वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अगर कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर हाई टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के उत्पादों पर समान कर लगाएगा। जैसे यदि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर 10% का जवाबी टैरिफ लागू करेगा। साथ ही साथ बता दें, राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट की बहुत बड़ी आशंका। सेना की आपात बैठक। दोस्तों बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद राजनीति
राजनीति में भारी अस्थिरता है। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने सोमवार को एक आपात बैठक की, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड्स के कमांडिंग ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हुए। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश के लोगों के बीच गुस्सा सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर इमरजेंसी की घोषणा करवा सकती है या बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हटाकर तख्ता पलट कर सकती है। जी हाँ, सेना राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापित करने की योजना बना रही है, जो कि सेना के लिए समर्पित होंगी। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र नेताओं का सेना के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिससे सेना के कई वर्ग नाराज और परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में किसके दावे से मच गई खलबली, कहा नागपुर दंगा बड़ी साजिश है, बांग्लादेशी आर्मी भारत का बंटवारा करना चाहती है। दोस्तों, इस बयान ने वाकई में सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब को लेकर हुए दंगे के पीछे बांग्लादेशी आर्मी का हाथ है। दोस्तों, इस बात का दावा हम नहीं बल्कि पाकिस्तानी यूट्यूबर नायला खान ने अपने चैनल पर किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी आर्मी भारत में बंटवारा करना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर भारत में अशांति फैलाना चाहती है। नायला ने आगे कहा है कि भारत के खुफिया विभाग ने ऐसे कई फेक वीडियोस ट्रेस किए हैं, जिसका कनेक्शन सीधे बांग्लादेश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले पर उन्होंने पाकिस्तान आवाम से बात भी करने की कोशिश की। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में आए दिन ऐसे दंगे होते रहते हैं, इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर कई चीजों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। पाकिस्तानी शख्स ने भी दावा किया कि भारत की खुफिया एजेंसी ने माना है कि बांग्लादेश से भारत में गलत मैसेज फैलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दंगे भड़काए जा रहे हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, नायला खान के द्वारा किए गए इस दावे को आप लोग कितना सही और कितना गलत मानते हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आपको भी यही लगता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता? जो भी आपकी राय हो दोस्तों, कमेंट लेकिन जरूर करिएगा। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं दोस्तों, तो जरूर बताइएगा। और हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या चीन का दबदबा अब होगा खत्म? स्वदेशी मोबाइल चिप पर काम शुरू, सरकार की बड़ी तैयारी। दोस्तों, स्मार्टफोन मार्केट की बात होती है तो भारत का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि भारत एक बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है और हर कंपनी इसमें एंट्री करना चाहती है। बढ़ती डिमांड और यूजर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक नई शुरुआत की गई। इसमें मोबाइल चिप पर काम किया जा रहा है। अभी तक इस मार्केट में चीन और अमेरिका का दबदबा है। इसके अलावा साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के स्मार्टफोन की डिमांड रहती है। इन सब के बावजूद भारतीय कंपनियों के स्मार्टफोन की डिमांड नहीं रहती। अब सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है जिसके तहत भारतीय मोबाइल चिप लाई जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि दोनों ही डिपार्टमेंट इस पर साथ आ चुके हैं। दोनों की तरफ से मोबाइल चिप पर काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस काम को पूरा किया जा रहा है। एक वरिष्ठ मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने ईटी को इसकी जानकारी दी है। भारतीय चिप की मदद से स्मार्टफोन मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। साथ ही इससे स्मार्टफोन के डिमांड में भारतीय चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत हर कैटेगरी में अपने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेगा और जल्द ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को टाटा बाय बाय कर देगा अपना भारत। अगर आपको भी विश्वास है तो मेरा भारत महान जरूर कहिएगा कमेंट में। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की तू मैं के बाद आखिरकार दोनों के बीच सुलह हो ही गई। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़ी बैठक। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच 3 साल से चल रहा युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने सऊदी अरब में एक अहम बैठक की है, जिसमें शांति प्रयासों को लेकर बातचीत की गई। इस बैठक में रशिया के अधिकारियों के साथ भी वार्ता की योजना है, जो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अहम कदम साबित हो सकती है। बैठक का मुख्य उद्देश्य काला सागर में समुद्री संघर्ष विराम की दिशा में कदम उठाना है। काला सागर के रास्ते से यूक्रेन से अनाज का निर्यात होता है, जो युद्ध के बावजूद कई देशों तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में स्थापित शांति होने से न केवल यूक्रेन के अनाज निर्यात में मदद मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव भी कम हो सकता है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू पीक और माइकल एंटन ने इस बैठक में भाग लिया और काला सागर में शांति स्थापना के लिए कई प्रस्ताव दिए। इसके साथ ही यूक्रेन की रक्षा मंत्री रुस्टेम उमेरोव ने ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर चर्चा की है। साथ ही साथ बता दें, सुखोई 30 से लेकर T-90 भीष्म तक इन रूसी हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है अपना भारत, जिससे खौफ में है चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, सेना को मजबूत करने के लिए भारत लगातार नए फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और गोला बारूद समेत अन्य सैन्य उपकरण खरीद रहा है। चीन और पाकिस्तान से घिरी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अब भारत रूसी हथियारों को भी अपग्रेड करके उसकी मारक क्षमता बढ़ा रहा है। भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं काफी
हद तक रूसी हथियारों पर निर्भर है। भारतीय सेना के T-90 भीष्म, T-72 जैसे मुख्य टैंक समेत करीब 90% उपकरण रूसी मूल के हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुखोई 30, MiG-21 और MiG-29 जैसे रूसी फाइटर जेट वायुसेना का करीब 71% हिस्सा है। नौसेना की बात करें तो INS विक्रमादित्य और पनडुब्बियां समेत करीब 41% उपकरण रूसी हैं। चीन और पाकिस्तान द्वारा दो मोर्चों पर खतरों के बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय रूसी हथियारों को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी बीच आपको बता दें, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहा है RSS हेडक्वार्टर। क्यों खास है पीएम मोदी जी का ये दौरा? दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च को नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले तो RSS मुख्यालय का दौरा करेंगे। 11 साल में ये पहला मौका होगा जब मोदी जी RSS हेडक्वार्टर जाएंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। साथ ही ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री RSS मुख्यालय का दौरा करेगा। जानकारी के मुताबिक उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी कई और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे अहम कार्यक्रम मोहन भागवत से मुलाकात का रहने वाला है। ये मुलाकात अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी RSS समर्थित माधव नेत्र अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मोदी जी और भागवत जी की आमने सामने बैठकें होंगी, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, क्यों है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का खास दौरा? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है जब पीएम नरेंद्र मोदी जी RSS मुख्यालय जाएंगे। मोदी जी और भागवत की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा और RSS के बीच तनाव की अटकलें लग रही थी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है, जिसका ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। RSS की बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हमेशा अहम भूमिका रही है। अप्रैल में बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद बैठक हो सकती है, जहां नए अध्यक्ष पर मुहर लगेगी। मोदी जी और भागवत की मुलाकात को इस चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का RSS के मुख्यालय हेडक्वार्टर जाने को लेकर अब आपकी क्या राय होने वाली है? दोस्तों, इसको लेकर आप कैसा कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर बता दे, बिहार से बड़ी खबर, लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं आए कांग्रेसी तो मच गया बवाल, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को देनी पड़ गई सफाई। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर आयोजित की गई थी, लेकिन इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का कोई भी नेता नजर नहीं आया। इसको लेकर सियासत तेज है। कहा यह जा रहा है कि इफ्तार पार्टी के लिए महागठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं और मुस्लिम धार्मिक संगठनों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। इसको लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं और हड़कंप मची रही। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने फोन पर कहा है कि अधिकतर विधायक आज ही रात में फ्लाइट से और ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसीलिए आरजेडी की इफ्तार में नहीं जा सके। उन्होंने बताया कि आज 25 मार्च को दोपहर में 1 बजे दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक है। अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अभी एयरपोर्ट पर ही हैं और कई विधायक ट्रेन से निकले हैं। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस मुद्दे पर भी टाल मटोल किया गया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी नई रणनीति तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। हो सकता है इस बार बिहार में अलग तरीके से चुनाव लड़े कांग्रेस। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां 31 लाख किसानों को मिला इस योजना का लाभ। सरकार ने जारी कर दिए आंकड़े। दरअसल राजस्थान में 31 लाख किसानों को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 172 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश के 31 लाख किसानों को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 172 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में प्रीमियम की राशि किसानों द्वारा वहन की जाती है। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि प्राथमिक ऋणदाता समितियों में सदस्यों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना में फसली ऋण लेने वाले कृषक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। यानी कि दुर्घटना होने पर किसानों को बड़ी मदद मिल सकती है। अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसके ऊपर सरकारी बैंक या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया होता है और मृत किसान ने सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होता है, तो उसका सारा कर्ज माफ हो सकता है। साथ ही किसान के परिवार को 10 लाख रुपए की बीमा राशि भी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।